हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं सर। जैसा कि हमने बोला था कि 10:45 में आज के दिन हम लाइव आएंगे सीए रजनीश पांडे जी के साथ, और हम थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं। बट चीजें कहते नहीं है, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज भाई दिल खोल के अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे। मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे आपके, आप वो भी पूछ सकते हैं। मैंने लिस्ट डाउन कर लिए टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो आपने मेरे से पूछा था। एक एक करके हम रजनीश पांडे जी से पूछेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले रजनीश पांडे जी, ओवर टू यू। आप अपने बारे में कुछ बताइए। Hi, hello. I have qualified my CA final examination in December 21, and I have recently joined in March 2022 in Deloitte and Haskins, and I am in transfer pricing profile. That's all crux about me. ओके, थैंक यू। एक एक करके हम क्या करते हैं, रजनीश पांडे जी से क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने मेरे से पूछा था कि हाँ जब ये आएंगे तो उनसे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजनीश भाई, आप मेरे को ये बताइए कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था, क्योंकि बच्चों का ना बहुत डाउट होता है कि जस्ट क्वालिफाई करने बाद कि इंटरव्यू में क्या होंगे, कैसे होंगे, कहाँ प्रिपरेशन करें, क्या कोई परचेज कर ले मेंबरशिप कहीं का कि उससे हो जाएगा काम हमारा। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा ना क्लैरिटी दीजिए बच्चों को कि क्या करना चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। देखिए, आप फर्स्ट चीज टारगेट क्या कर रहे हैं। टारगेट अगर आपका एमएनसी और बिग फोर है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू एग्जैक्टली रिमेम्बर इज कि भाई तुम्हें देखना है कि सीवी, आपने सीवी कैसे बनाया है, आपका प्रोफाइल क्या है। जैसे आपको टीपी और डायरेक्ट टैक्स में जानना है तो देयर मस्ट बी समथिंग इन योर सीवी रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि जो फिल्टर होता है ना सीवी, तो वो देखते हैं कि एक्सपोजर कितना है इस लड़के का डायरेक्ट टैक्सेशन में या ऑडिट में या ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो आपको सीवी ड्राफ्टिंग में ना भर भर के आपको उस फील्ड का, उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड डालनी पड़ेंगी, सिंक करना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका सीवी। और आपकी मल्टीपल सीवीज होनी चाहिए, जैसे एक डीटी के लिए अलग, टीपी के लिए अलग, ऑडिट के लिए अलग। ऑडिट में ऑडिट वाली चीजें डालिए। तो ऐसे ये नहीं कि 10-15 चीज डाल दी और अलग अलग अलग, दैट विल नॉट गिव इंटरेस्ट टू द HR, दे विल नॉट पिक योर सीवीज फॉर इंटरव्यू। ओके, आप मेरे को एक चीज बताइए कि सीवी प्रिपेयर करने समय सबसे इंपॉर्टेंट चीजें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो वहां से आपका सारा गेम चेंज हो सकता है। लाइक एचआर को वहां पे इंटरेस्ट हो जाए, यस इस सीवी में दम है, या सीवी है ये सीवी बेकार है, मजा नहीं आ रहा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीवी में ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इंटरनली होता क्या है, जब एक डिपार्टमेंट होता है वो HR को बोलता है कि आई रिक्वायर अ कैंडिडेट इन ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफाइल। सो अब HR के पास जब ये मेल जाता है तो HR जब CV वगैरह फिल्टर करते हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग या DT के पर्सपेक्टिव, मतलब जिसका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से CV शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो अगर आपको कहीं वैकेंसी दिख रही है, बिग फोर के पोर्टल पर आप जाके देख सकते हैं, टीपी DT सबका वैकेंसी पड़ा हुआ है अभी। तो वैकेंसी के नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, तो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए आपको उसमें कंटेंट आपके सीवी में डालना पड़ेगा। दैट्स इजी, और ऐसा होगा तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा था बच्चों का कि आपको कितने ऑफर्स आए कंपनी से, लाइक एमएनसी एंड बिग फोर से, टोटल कितने ऑफर्स आए आफ्टर अपलोडिंग योर रिज्यूमे या सीवी? टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स कितने थे आपके पास? देखिए, मैंने ऑलरेडी 3-4 सीवीज बना रखे थे, DT के लिए अलग, टीपी ऑडिट के लिए अलग। तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना CV डालता था वहाँ पोर्टल्स पर। तो मेरे को ऑलमोस्ट सारे जगह से आ जाता था फीडबैक, ऑल्दो आई हैव टेकन 4th अटेम्प्ट टू पास द CA एग्जामिनेशन, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, सारी जगह से रिवर्ट आई जस्ट बिकॉज ऑफ CV ड्राफ्टिंग। और आफ्टर CV जब सिलेक्शन के बाद जब इंटरव्यू में जाते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, हाउ यू इंटरप्रेट एंड कन्वे द थिंग्स, इट विल मैटर मच। लेकिन सबसे पहला है कि CV आपका शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट देयर CV डोंट गेट शॉर्टलिस्टेड, यही होता है प्रॉब्लम। एक सबसे अच्छा बात इन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने बोला कि इनका 4th अटेम्प्ट हो गया था, तो बच्चों के दिमाग में एक मिथ होता है कि अटेम्प्ट लगने के बाद अच्छा ऑफर नहीं आ सकता, बिग फोर नहीं जा सकते। क्या ये मिथ ही है ना मार्केट में? एग्जैक्टली मिथ है। मुझे डेलॉइट से ही, डेलॉइट बेंगलोर ट्रांसफर प्राइसिंग और डेलॉइट दिल्ली ट्रांसफर प्राइसिंग, दोनों से ऑफर आए। तो मैंने बेंगलोर जस्ट बिकॉज ऑफ वो डिस्टेंस मैंने छोड़ दिया और डेलॉइट दिल्ली का ऑफर एक्सेप्ट किया। तो ऐसा इट्स जस्ट अ मिथ। आप भाई
फर्स्ट योर सीवी शुड बी गेट शॉर्टलिस्टेड। उसके लिए मैंने बता दिया कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सीवी मोल्ड करना है। मैं अपना सीवी एज ए रेफरेंस शेयर कर दूंगा साहिल सर को, और साहिल सर अपना यहाँ रेफरेंस डाल देंगे। सो यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ टू ड्राफ्ट सीवी। थैंक यू। चलो मैं सीवी आपको अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा रेफरेंस के लिए, आप उसको देख के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब मैं मोस्टली बच्चों का अगर मैं बोलूं, अगर 80% बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। मैं यहां से क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, आप थोड़ा अच्छे से बताइएगा इसमें कि क्वेश्चन किस लेवल के, अपडेट क्वेश्चन, इन डेयर्स, एयर्स, रिगार्डिंग एसेज, रिगार्डिंग या कौन कौन से फील्ड से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, आई एम एक्सपर्ट अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग। मैंने सारी जगह ट्रांसफर प्राइसिंग को ही प्रेफरेंस देके इंटरव्यू दिया है। सो आई नो अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पेपर 6C होता है इलेक्टिव पेपर, जो चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 1 से सारे क्वेश्चन पूछ लेते हो। जैसे बेंचमार्किंग क्या होता है, आप रिसेंट केस लॉ ट्रांसफर प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से बताइए। ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस कैसे जाते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का केस एओ टीपीओ को रिफर करता है, टीपीओ फिर अपना ऑर्डर देता है, फिर एओ के पास आता है, वो एओ ड्राफ्ट ऑर्डर पास करता है, फिर डीआरपी के पास जाता है। तो ये सीक्वेंस समझ के ना, ये इंटरव्यू में एग्जैक्टली यही सीक्वेंस पूछेंगे टाइमिंग के साथ कि इसके पास कितना टाइम लिमिट होता है, उसके पास कितना टाइम लिमिट होता है, प्लस वो मेथड्स होते हैं बेंच मार्किंग के, आप कब कौन से मेथड अप्लाई करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप रिसेंटली 1 महीने वाले केस लॉ जरूर अपडेट करिए एट पार्टनर लेवल, एट सीनियर मैनेजर लेवल। दे विल रिजेक्ट यू जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अपडेट ऑन केस लॉज। सो केस लॉ हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। मतलब मैं कि समराइज करूं तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। लाइक ऑडिट में जाना चाहते हैं तो ऑडिट के एसेस रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए। आप टीपी में जाना चाहते हैं तो टीपी में अपडेट होना पड़ेगा आपको, उसके रिगार्डिंग केस लॉज भी देखने पड़ेंगे हमें। केस लॉ ही तो मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, जिस भी आपका इंटरेस्ट है, उसको तैयार कर लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जरूरी है इंटरव्यू के लिए कहीं पे मेंबरशिप लेके परचेस करना, ट्रेनिंग एंड ऑल, कि हम सेल्फ भी इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से? बिल्कुल नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। यू कैन यूज द मिरर टेक्निक। आप कोई क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, मिरर के सामने खड़े होइए और एक्सप्लेन करिए अपने आप को क्वेश्चन। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। और कहीं पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 10,000 5,000 ये बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने फ्रेंड से या अपने मेंटर जैसे साहिल जी से आके आप मिल सकते हैं और इनको बोल सकते हैं कि सर आप एक इंटरव्यू सेशन वगैरह ले लो। मतलब अपने रेफरेंसेस को यूज करिए, यू डोंट हैव टू वेस्ट मनी एनीवेयर। ठीक है सर। सर व्हाई ट्रांसफर प्राइसिंग, क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग आपने ये सिलेक्ट किया? क्योंकि जैसे बच्चों तुम्हारा तो ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड ऑल, तो एक ट्रांसफर प्राइसिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोप से अलग है, तो ऐसा क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग ही क्यों? देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग एक तो ये इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है। आई हैव सीन पीपल who were in Deloitte in transfer pricing and now they are in Canadian Revenue Authority। मतलब कनाडा के IRS ऑफिसर है वो। कनाडा इज ए लिबरल कंट्री और वहाँ इंडिया जैसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन हो तभी IRS ऑफिसर बनोगे। वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं, कोई दुबई है, कोई बाहर है। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये ऐसे फील्ड्स हैं जो OECD गाइडलाइंस से मतलब कंट्रोल होते हैं और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। एक बार आप इससे रूबरू हो गए, जानकार हो गए, देन यू कैन मूव ग्लोबली। दैट्स व्हाई आई चूज, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है कि मैं इंडिया से बाहर निकलूं कुछ सालों बाद। मुझे वर्ल्ड वाइड अपना टूर मारना है और इसके लिए दैट्स व्हाई आई चूज ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, मैं एक ना फन फैक्ट बताना चाहूंगा कि जहां मैं अपनी आर्टिकलशिप करा था, मैं इनसे फर्स्ट टाइम वही मिला था। जब मैंने इनका फर्स्ट टाइम है ना नंबर्स देखे थे मार्कशीट में, आई गॉट सरप्राइज कि इनके इतने अच्छे मार्क्स थे। बट मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूँ, सीए फील्ड में ना आपको हर सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे सर खुद बताएंगे इन्होंने क्या मिस्टेक की। देखो मिस्टेक से हम चीजें सीखते हो, मिस्टेक को हम ठीक करके आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी सीए नहीं बन पाए उनके लिए भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बोलता हूँ बैलेंस, कि जरूरी नहीं है कि नंबर में 90 आ जाए, 80 आ जाए, एक में 30 आ जाए तो भाई अटेम्प्ट लग ही जाते हैं। ठीक है सर, उसके बारे में आप क्लियर बताइएगा थोड़ा सा, कि मैं उसको रूबरू देखा हूँ, तो आप थोड़ा अच्छे से बताइए उसको क्या हुआ था। इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब दिया, ऑलमोस्ट आई गॉट एग्जेम्पशन इन एवरी सब्जेक्ट एक्सपेक्ट कॉस्टिंग।
कॉस्टिंग में क्या हुआ मेरे साथ 32 फर्स्ट अटेम्प्ट में, जहां बोथ ग्रुप निकलने वाला था मेरा। सही बात है, मैंने देखा है, मैं वो मार्क्स देख के मैं सरप्राइज भी हुआ, मैं बोला यार ये तो रैंक वाले बंदे हैं, बस एक सब्जेक्ट की वजह से कहते नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में 33, थर्ड अटेम्प्ट में 31, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया व्हाट्स गोइंग ऑन। और एक ही सब्जेक्ट में मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करी। कॉस्टिंग सब्जेक्ट नया नया था, देयर वर नो टीचर्स अवेलेबल इन द मार्केट और बहुत मैच था सब कुछ। आई चेंज माई स्ट्रेटेजी, स्टडी मटेरियल पर रिलाई करा, सारी चीजें बहुत मतलब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा एंड आई सेल्ड थ्रू। और कहते नहीं है हारने के बाद जब ना शेर जब पीछे जाता है तो 2 कदम आगे छलांग मारता है। सर कॉस्टिंग में कितने आपके बाद में? 66 मार्क्स SCMP में, जहां बच्चों के 40 लाने पे ना हालत खराब हो जाते हैं। आई गॉट ऑल्सो 44 मार्क्स ही, जिसमें 5 मार्क्स IC नहीं दिए थे, 66 मार्क्स आए थे इनको, ठीक है। तो लास्ट में क्या बोला, स्टडी मैट। तो लास्ट में मैं यही क्रक्स करूंगा, स्टडी मैट पर फोकस रखो। कॉस्टिंग में ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टडी मैट सही से पढ़ा है, आपने स्टडी मैट के क्वेश्चन सही से किए हैं, तो कोई आपको एग्जामिनेशन से नहीं रोक सकता। ये मिथ हो गया कॉस्टिंग नंबर नहीं आएंगे, हाँ बट लास्टली फोकस आपको स्टडी मैट पे आना पड़ेगा। सर कोई मोटिवेशन सीए स्टूडेंट के लिए कि डिलॉयट में आने के बाद चीजें कैसे बदली, सीए बनने के बाद चीजें कैसे बदली, क्योंकि मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई एक ऑन ऑफिशियल थिंग बता रहा हूं, वंस यू गेट इन बिग फोर या फिर कोई भी कॉर्पोरेट, तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। देयर विल बी फ्राइडे नाइट, देयर विल बी सैटरडे नाइट पार्टी, और आप गाने सुनते हो ना कुड़ी सैटरडे तो एग्जैक्टली आपका लाइफ ऐसे चेंज होगा। इवन पार्टनर, सीनियर मैनेजर, दोज हु आर अर्निंग इन करोड्स, दे विल मोटिवेट यू टू एंजॉय योर लाइफ। भाई कितनी फाइन लाइफ होती है, आप इसी को मोटिवेशन बना लो कि विद इन जस्ट मतलब फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। आप फॉरेन ट्रिप्स, आप डोमेस्टिक ट्रिप्स, कहीं भी ऐसे पार्टनर के साथ एंजॉय, मतलब सब कुछ मिलेगा यार, आपको सब कुछ मिलेगा पैसों के साथ साथ। जैसा सर ने बोला कि एंजॉय फ्राइडे सैटरडे से, एक मिथ और चल रहा है, बिग फोर्स काम बहुत करवाते हैं। भाई बिग फोर के पास काम का लेवल होता है, दे प्रोवाइड क्वालिटी इन देयर वर्क, और वो क्वालिटी ना हमें देने में टाइम लगता है। हम जैसे मीडियोकर फॉर्म से निकले हुए हैं तो हम उतना क्वालिटी हम दे नहीं पाते, तो इसीलिए हमें टाइम लगता है। देयर आर पीपल हु ऑलरेडी हैव डन आर्टिकलशिप इन बिग फोर वगैरह, वो जाते हैं उसी काम को कम टाइम में करके निकल जाते हैं घर। और देखो लिमिटेशन काम टाइम पर नहीं है, लिमिटेशन काम पर है। अनलेस आपने अपना दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं किया, आप ऑफिस में ही रहोगे, कहीं जा नहीं सकते। तो ये कमिटमेंट है उनका कि भाई टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस काम का बाउंडेशन है, फिनिश करो जल्दी जाओ घर। चलो सर ये तो बातें हो गई, मेरे पास जितने क्वेश्चंस आए थे लगभग शायद आपको पूरा क्लियर सिनेरियो मिल चुका होगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। एक क्वेश्चन और, क्या रेफरेंस लग सकता है सर बिग फोर में अब? बिल्कुल लग सकता है भाई। बिग फोर में रेफरेंस देने के 20-20 हजार मिलते हैं रिफरल बोनस। सो आई हैव अ टिप फॉर यू, आप लिंक्डइन ऐप पर एक्टिव हो, सारे असिस्टेंट मैनेजर, लोअर लेवल के असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एसोसिएट्स वगैरह को अपने कंसर्न फील्ड से उन्हें जाओ, हेलो सर आई लव्ड योर प्रोफाइल एंड मैं भी इस प्रोफाइल में कैरियर बनाना चाहता हूँ, ऐसा एक मैसेज ड्रॉप करो। दे विल रिवर्ट बैक, तुम बोलो कि मैं CV शेयर कर रहा हूँ, दे विल गेट रिफरल बोनस, दे विल हैप्पी टू शेयर योर रेज्यूमे ऑन देयर इन देयर कंपनी। सो ऐसा डरने का नहीं, सबको मैसेज करने का पकड़ के लिंक्डइन पर, और आप लिंक्डइन से ही जॉब पा सकते हो। और मैं हूँ, मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं आप, मैं भी रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि 10,000 और 20,000 मुझे बुरे नहीं लगेंगे। चलो मैं इनका है ना लिंक्डइन नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा आपको। सर एक क्वेश्चन लास्ट बता देना, ये तो चलो साइड में, कि जैसे आपको फेलियर दिखा, फर्स्ट फेलियर, सेकंड फेलियर, थर्ड फेलियर, लोग बोलते हैं कि फेलियर के पास फिर से बाउंस बैक करना मुश्किल होता है। जैसे जस्ट इस एग्जाम में फेल होने के बाद बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए थे, बैठे थे, तो क्लियरली सजेस्ट कि मैं उतना अच्छे से नहीं समझा सकता हूं क्योंकि मैंने फेलियर शायद नहीं देखा, बट जो फेलियर देखते हैं मैं उनसे जान सकता हूं कि कैसे आप बाउंस बैक करके चीजों को ना तोड़ फोड़ करके सीए बन गए आप। ये बताओ फेलियर को कैसे आपने डील कर लिया तुरंत से? भाई फर्स्ट ईगो पर ले लेनी चाहिए बात कि हाउ आई सी आई कैन फेल मी। भाई मैंने सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन के लेवल के काम किए हैं, और एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल कैसे हो गया मैं, ये मेरे ईगो पर आ गई। वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ईगो आई मूव फ्रॉम 31 to 66। सो आप ईगो पर ले लो और अपनी गलतियां देखो। आप 10 रुपए में RTI के थ्रू कॉपी मंगाओ, देखो, एनालाइज करो कि भाई
ईगो आपका सेटिस्फाई कैसे हो। मतलब मेरी गलतियां ये थी कि मैं सारे क्वेश्चन तो जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स करता था। सो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करी और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करा। टेस्ट सीरीज अपीयर किया, अब तो इनका भी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सिली मिस्टेक करना ही मत, वो सारे मार्क्स काट देते हैं। सर ऐसा कोई प्रमोशन नहीं था, मैं इनको टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग बुला के आया था, बट यस टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपको अपनी गलतियां पता चलती है, फिर आप उस पर काम करते हो। क्योंकि कहते नहीं एग्जाम में रोने से अच्छा है कि आप यहीं पे रो लो, थोड़ा जान लो अपनी गलतियों को, फिर उस पर वर्कआउट करो। ठीक है, चलो इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे पास मोस्टली क्वेश्चंस आ गए, और भी जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं नीचे रेफरेंस डाल दूंगा लिंक्डइन आईडी का सर का, जहां पे आप उनसे जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, आप उनसे बिग फोर्स की बातें और अच्छे से जान सकते हो। ये फ्री होंगे तो आपको जरूर कम्युनिकेट करेंगे इस चीजों को। सर एक लास्ट बात, अपने बीएड कैसे सेट किया आपने? यार एक फनी इंसिडेंट बनाता हूँ। मैं जब बिग फोर में गया, बैठा हुआ था, तो 2-3 लोग आए और बोले यू एग्जैक्टली रिजेंबल्स लाइक विराट कोहली। और भाई मैं सरप्राइज हो गया, ये कैसे। देन दे सेड नहीं, आपका बीएड ऐसे है। तो विराट कोहली इज माय मोटिवेशन। देखो विराट कोहली मोटिवेशन, हम तो गौतम गंभीर निकले। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको लंबा नहीं करते हैं। मोस्टली मैंने क्वेश्चन अप्रोक्स 10-12 क्वेश्चन से मैंने इसको डील आउट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश पांडे जी, आपने इतना अच्छा टाइम निकाल के आप आए हमारे व्यूअर्स के लिए। जो क्वेश्चन था इनको होप सो क्लियर हो गया होगा कि आने वाले अब इंटरव्यू में अच्छे से इस चीजों को टैकल कर पाएंगे, चीजों को ध्यान दे पाएंगे। एक लास्ट टिप बता दीजिए जाने से पहले कि कैंपस प्लेसमेंट कैसे अपेयर होना है। लास्ट टिप बता दीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग एंड ऑल क्या क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, या ऑनलाइन में तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नो वन शुड अवॉइड कैंपस प्लेसमेंट, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट में कोई टेक्निकल क्वेश्चंस आते नहीं है। वो अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह पूछे, क्योंकि बल्क को हायरिंग होती है। और कैंपस प्लेसमेंट इज इजीएस्ट वे टू गेट इनटू बिग फोर, लेकिन वो उसी को प्रेफर करते हैं जो 1-2 अटेम्प्ट में पास हुए हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट का बेस्ट टिप एंड टेक्निक उनके लिए है जो 1-2 अटेम्प्ट में पास हुए हैं। दे शुड नॉट अवॉइड कैंपस प्लेसमेंट। फॉर रेस्ट ऑफ ऑल यू शुड अप्लाई आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तभी आपका हो पाएगा। मतलब माय एक्सपीरियंस, दैट्स माय एक्सपीरियंस। मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमें 1-2 अटेम्प्ट में सीए बनना पड़ेगा। कैंपस प्लेसमेंट जो बिग फोर बड़ी बड़ी कंपनियां आप टारगेट करते हो। अच्छा, मतलब वो इस हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं। उनकी फिल्टर क्राइटेरिया यही होती है कि 2 अटेम्प्ट वाले को लो, बाकी को हटा दो। सोच लो फिल्टर क्राइटेरिया लगता है। जैसे मैंने जूनियर्स को बताता हूँ कि लास्ट में जब फिल करते हो ना फॉर्म, वहाँ पे वो पूछते हैं आपसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। क्या ये सही लगता है सुनने में? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल सही में नहीं। और मतलब आउट ऑफ बॉक्स लगता है सुनने में कि ये अटेम्प्ट्स। कहते नहीं, एक मीम भी था, एक 10 का पुराना नोट था, एक 10 का नया नोट था। वैल्यू कहीं ना कहीं दोनों नोट की सेम थी। ठीक है, 10 रुपए ही कहलाता है। तो ठीक है, जो उनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, भाई निराश नहीं होना है। बिग फोर्स में आप प्लेसमेंट कर सकते हो और भी बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स में जा सकते हो। ठीक है, तो निराश नहीं होना है। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके नाम के आगे प्रीफिक्स सी लगना चाहिए। ठीक है, और अंधाधुन लगाओ, जहां लगाना है लगाओ। फेसबुक सोशल मीडिया हिला डालो, जहां लगाना है लगाओ। ठीक है, चलो फिर कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। होप सो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी जो क्वेश्चंस होंगे बताइएगा। मैं इनका लिंक्डइन आईडी शेयर करूंगा आपको, वहां पे आपको इनको जाके फॉलो करिएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट सर, बाय करते हैं व्यूअर्स को, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।